Hello everyone, my name is Nayan and today I will teach you garbage collect. तो गार्बेज कलेक्टर को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि गार्बेज क्या होता है। सो देखो, जैसे कि हम इंस्टा की रील्स देखते हैं, तुम 50 भेजते हो, तुम्हारा दोस्त 50 भेजता है, 100 रील हो गई है ना। पर तुमको 100 की 100 रील याद रहती है क्या? नहीं रहती। तो जो रिलेटेबल रील्स रहती है वो तुम याद रख लेते हो, बची हुई रील्स क्या करते हो, भूल जाते हो। तो वो रील्स तुम्हारे लिए क्या है, जो बची हुई रील्स जो तुमसे रिलेट नहीं करती, वो रील्स तुम भूल जाते हो। तो वो गार्बेज है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी मेमोरी से वाइप आउट हो जाती है ना। वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम करता है। देखो, जो ऑब्जेक्ट का काम हमें है, जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमारे पास है, हम बस उसको ही रखेंगे मेमोरी में। बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यूज कर लिया है, जो हमारे अब काम का नहीं है, वो गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाता है ना। देखो, जो गार्बेज है, जो मेमोरी है, वो कहाँ स्टोर होती है, कैसे वर्क करती है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। तो देखो, दो टाइप की मेमोरी होती है, स्टैक और हीप, है ना। अब देखो, सबसे पहले स्टैक मेमोरी को समझते हैं। तो स्टैक मेमोरी में क्या होता है, टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं फॉर ईच मेथड इन अ सेपरेट स्टैक फ्रेम। समझाता हूँ एक एक पॉइंट को मैं। स्टोर प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे कि जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं हमारे, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन, वो सब कहाँ स्टोर होते हैं, स्टैक में स्टोर होते हैं, हीप में नहीं होते। और स्ट्रॉन्ग स्टोर्स रेफरेंस फॉर हीप ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि तुमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग एस, तो वो जो ऑब्जेक्ट बना स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग जॉन, तो ये जो जॉन है वो तो हीप में बना, पर वो जो एस रेफरेंस वेरिएबल है वो कहाँ बनेगा, स्टैक में बनेगा, है ना। तो देखो, अब पहले पॉइंट का क्या मतलब है, स्टोर टेम्पररी वेरिएबल्स फॉर ईच मेथड इन अ सेपरेट स्टैक फ्रेम। तो देखो, जैसे कि तुम्हारे पास तीन मेथड है, पहले मेन मेथड है, फिर बिल्ड पर्सन है, फिर पर्सन है। तो इन सब का एक ही स्टैक में सेव नहीं होगी। जो इनके वेरिएबल्स हैं वो एक ही स्टैक फ्रेम में सेव नहीं होंगे, उनके मल्टीपल स्टैक फ्रेम्स बन जाएंगे। जैसे कि पहला स्टैक फ्रेम मेन का बना, उसमें हमने ये डिफाइन करा, फिर बिल्ड पर्सन का ये स्टैक फ्रेम बना, फिर पर्सन का ये स्टैक फ्रेम बना। बट जो हीप मेमोरी होती है वो सभी के लिए कॉमन होती है, स्टैक मेमोरी सभी के लिए अलग होती है, हर फंक्शन के लिए अलग होती है। और जो हीप मेमोरी होती है वो कॉमन होती है। अब आगे देखते देखो, हर थ्रेड के लिए अलग स्टैक होता है। मतलब देखो, जैसे कि है ना, एक स्टैक है ना, ये थ्रेड स्टैक है। अब देखो, इसमें एक मेथड बन गई तुम्हारी मेन मेथड, दूसरी हो गई पर्सन, तीसरी हो गई जो भी मान लो एबीसी मेथड हो गई, है ना। पर जावा जैसे कि हमको पता है मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो तुम्हारा एक मान लो मेन थ्रेड है, एक मान लो तुम्हारा मेन वन थ्रेड है। तो तुम्हारे मेन थ्रेड में चल रही है मेन मेथड, मेन वन मेथड, मेन टू मेथड, और यहाँ पे चल रही है एबीसी मेथड, एक्स वाई जेड मेथड। तो इस थ्रेड के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मेन का स्टैक बनेगा, यहाँ पे फिर मेन वन का स्टैक बनेगा, और इस थ्रेड के करस्पॉन्डिंग इसमें जो स्टैक फ्रेम्स है वो अलग रहेंगे, है ना। पर इन सभी के लिए, भले से कितने भी थ्रेड हो जाए, कितने भी स्टैक फ्रेम्स हो जाए, उन सब के लिए हीप मेमोरी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, है ना। Variable within a scope is only visible as soon as any variable goes out of scope, it get deleted from the stack in the leaf order। देखो, जैसे कि हमें पता है कि जो स्टैक है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करता है। तो जैसे ही तुम्हारा फंक्शन खत्म हुआ, जैसे मेन मेथड है तुम्हारी, अब जैसे ही वो मेथड खत्म हुई, तो उसमें जितने भी वेरिएबल स्टोर हुए ना स्टैक में, वो सब हट जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे, है ना। और जैसे कि एक बहुत ही कॉमन एक्सेप्शन है जावा लैंग स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। जनरली हम जब रिकर्जन के क्वेश्चंस करते हैं, तो हमें ये क्वेश्चन मतलब एक्सेप्शन आ जाता है जब हम बेस कंडीशन लगाना भूल जाते हैं, तो कि एक के ऊपर एक मतलब इतने सारे मेथड कॉल्स हो गए और मेमोरी फुल हो गई। अब देखो, हीप मेमोरी को समझते हैं, स्टोर ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इज नो ऑर्डर ऑफ एलोकेटिंग द मेमोरी। देखो, जो रेफरेंस है वो तो स्टैक मेमोरी में स्टोर हो रहा है, पर जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, हीप मेमोरी में। गार्बेज कलेक्टर इज यूज टू डिलीट अनरेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हीप। देखो, गार्बेज कलेक्टर जो है ना, वो स्टैक के लिए काम नहीं करता, वो हीप के लिए काम करता है। ध्यान से समझो, वो ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी जहां एलोकेट हुई है उसको हटाता है। स्टैक में क्या रहता है, रेफरेंस रहता है। ये जो है हीप मेमोरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बने हैं तुम्हारे, तो उसको यहाँ से हटाता है। तो देखो, मैंने ये सब एग्जांपल से समझाया है। अब देखो, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हर स्टैक का अलग अलग, हर थ्रेड की अलग अलग स्टैक होता है, पर उन सबके लिए जो है वही कॉमन ही हीप मेमोरी होती है। सो हीप मेमोरी इज कॉमन फॉर ऑल द थ्रेड्स। तो अब देखो, अपन यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। इस ये फ्लो बनाया है मैंने, इससे समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने क्या बनाया, प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये कहाँ जाएगा, स्टैक में जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्रिमिटिव है। ये भी क्या है, प्रिमिटिव है। ये भी क्या है, प्रिमिटिव है। ये भी क्या है, प्रिमिटिव है। तो ये चारों कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब देखो, एग्जाम्पल ओबीजे वन इक्वल्स टू न्यू एग्जाम्पल 100।
तो जहां न्यू आया वहां क्या बना, ऑब्जेक्ट। जहां न्यू आया वहां क्या बना, ऑब्जेक्ट। तो ये 100 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये बन गया एग्जाम्पल 100, है ना। ये बन गया एग्जाम्पल 100, है ना। और यहाँ पे ये जो ओबीजे 1 है, ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब देखो हमने क्या करा, ओबीजे 2 में ओबीजे 1 को असाइन कर दिया। तो अब ओबीजे 1 और ओबीजे 2 एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, जो कि है 100, है ना। अब देखो मैंने ये बना दिया, str1 इज इक्वल्स टू 100। अब ये कहाँ स्टोर होगा, स्ट्रिंग पुल में होगा। स्ट्रिंग पुल तुमको पता होगा, स्ट्रिंग पुल हीप के अंदर एक मेमोरी होती है स्ट्रिंग पुल, है ना। फिर str2 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग 100। अब इसके लिए क्या होगा, जैसे ही न्यू लिख दिया तुमने तो फिर तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही भाई, है ना। और वो यहाँ पे स्टोर होगा, ये str2। और ये स्ट्रिंग पुल जो है उसकी मेमोरी यहाँ है str1, ये, है ना। और ये str1 str2 जो है रेफरेंस वेरिएबल, वो कहाँ बन जाएंगे, स्टैक में बन जाएंगे। अब देखो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हीप में तुम स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होता है, वीक रेफरेंस होता है, सॉफ्ट रेफरेंस होता है। तो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस तो क्या है कि जब तक रेफरेंस है तब तक उस ऑब्जेक्ट को कोई हाथ नहीं लगा सकता। पर वीक रेफरेंस क्या है, अपन एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे जो कॉलेज है उसमें कंपनी है, तो कंपनी क्या करती है, जिसका भी मतलब टेक्निकल नॉलेज नहीं है या जो भी है, रेज्यूमे ढंग का नहीं है, उसको क्या कर देती है, बाहर कर देती है। पहली बार में ही बाहर कर देती है ना। तो अ, मतलब तुम्हारा रेफरेंस अगर वीक है तो तुम क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे, है ना। मतलब ये वीक रेफरेंस है तो तुमको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। सॉफ्ट रेफरेंस का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो तुम्हारा जो हीप है वो 50% बढ़ गया, 60% बढ़ गया, 70% बढ़ गया। तो 70% बढ़ाने के बाद हीप को हमने क्या समझा रखा है, मतलब इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन होती है कि यार अब मेमोरी फुल होने वाली है तो बाहर कर। तो जितने भी सॉफ्ट रेफरेंस वाले हैं ना, उन सबको क्या कर देंगे, अपन बाहर कर देंगे, उन सबको डिलीट कर देंगे। इवन उनका रेफरेंस है पर वो सॉफ्ट रेफरेंस है, तो भी हम उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब when GC runs, so garbage collector runs periodically and JVM controls when to run the garbage collector. We can also tell the JVM to run the garbage collector using system.gc, but this doesn't guarantee that GC will run, and that's why all of it is called automatic memory management. The frequency of GC running is directly proportional to how much of the heap memory is currently full. तो देखो यार, जैसे कि चलता है गार्बेज कलेक्टर है ना, दो फेज में चलता है, एक माइनर जीसी, एक मेजर जीसी। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे चलता है वो। और जैसे कि सिस्टम डॉट जीसी होता है, तो हम क्या गार्बेज कलेक्टर को एक तरीके से बोलते हैं, बट वी आर नॉट फोर्सिंग इट। बस हम ट्राई करते हैं कि जीसी चले, पर इट विल नॉट गारंटीड कि वो चलेगा ही चलेगा, है ना। तो इसलिए इसको ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट बोलते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ रेफरेंस जो मैंने तुमको पहले समझा दिया है ना। यहाँ पे अगर तुमको समझना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन द हीप मेमोरी इज रेफर्ड बाय अ वेरिएबल इन स्टैक until reference of an object exists, GC will not be able to delete the object from the heap memory. कंपनी इक्वल्स टू न्यू कंपनी, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस हो गया, है ना। जब तक इसका रेफरेंस स्टैक में एग्जिस्ट करता है, जीसी इसको हाथ भी नहीं लगा सकता। पर वीक रेफरेंस क्या होता है, इन वीक रेफरेंस ऑल्सो द रेफरेंस एग्जिस्ट टू एन ऑब्जेक्ट इन द हीप. As soon as GC runs, the object is deleted from the heap memory, even if the variable is referring this object from the stack. This variable in the stack will get null if it tries to access the object post GC run. तो देखो जैसे ही जीसी चलेगा ना, वीक रेफरेंस वाले जितने भी ऑब्जेक्ट है उनको उड़ा दिया जाएगा। और सॉफ्ट रेफरेंस का मैंने पहले ही बताया कि जैसे ही जो हीप है उसमें मेमोरी कम पड़ी, तो सॉफ्ट रेफरेंस वाले वेरिएबल्स को भी, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स है उनको भी उड़ा देगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं रेफरेंस कैन बी चेंज एज अ करंट ऑब्जेक्ट। देखो रेफरेंस चेंज किया जा सकता है, जैसे कि यूजर 1 इक्वल्स टू न्यू यूजर, है ना। यूजर 2 इक्वल्स टू न्यू यूजर, मतलब यहाँ पे यूजर के दो ऑब्जेक्ट बने। पर अब यूजर 1 यूजर 2 को ही फॉलो कर रहा है। मान लो ये ऑब्जेक्ट बने, ये ऑब्जेक्ट बने और ये ऑब्जेक्ट 2 बना, यहाँ पे ऐसा समझ लो, है ना। तो अब जो यूजर 1 है वो भी ऑब्जेक्ट 2 को रेफर कर रहा है, और जो यूजर 2 है वो भी ऑब्जेक्ट 2 को रेफर कर रहा है। पर ऑब्जेक्ट 1 क्या है, अब उसका कोई रेफरेंस नहीं है, तो जीसी आएगा और इसको पकड़ के ले जाएगा, है ना। सो दिस ऑब्जेक्ट विल एलिजिबल फॉर द गार्बेज कलेक्टर। अब देखो हीप मेमोरीज जो है ना वो डिवाइडेड होती है, यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन और परमानेंट जनरेशन, जो आजकल परमानेंट जनरेशन को बदल के उसको मेटास्पेस कर दिया। तो देखो सबसे पहले अपन समझते हैं कि यंग जनरेशन क्या है। तो देखो यंग जनरेशन में तीन पार्ट होते हैं, ईडन, S0, S1, है ना। और ओल्ड जनरेशन टेन्योर्ड,
है ना। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या होता है। तो देखो, जो तुम्हारा जैसे तुमने ऑब्जेक्ट बनाया ना, जैसे ही तुमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, पर्सन वन इक्वल्स टू न्यू पर्सन, ऐसा तुमने बनाया, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ बन जाएगा, ईडन में बन जाएगा, है ना। फिर जैसे ही मतलब एक बार गार्बेज कलेक्टर चला और उसने देखा कि नहीं ये ऑब्जेक्ट का तो अभी भी रेफरेंस है, तो ईडन से वो उठ के कहाँ चले आएगा, S0 में। अब उसने वापस देखा कि यार वापस दूसरी बार जब गार्बेज कलेक्टर चला, तो क्या हुआ, नए ऑब्जेक्ट बनाए पहले तो हमने, है ना। और जो पुराने ऑब्जेक्ट थे, जैसे ही जीसी चला, अब इसने देखा यार ये ऑब्जेक्ट तो वापस यूज हो रहे हैं, तो इसने उठा के कहाँ रख दिया, इनको यहाँ रख दिया, ठीक है, S1 में डाल दिया, S0 से S1 में शिफ्ट कर दिया। इन दोनों की साइकिल चलती रहती है आपस में ही, कभी S0 चलता है, कभी S1 में जाता है डेटा, कभी S0 में जाता है, घुमाते रहते हैं, जैसे जैसे जीसी चलते रहता है, ये माइनर जीसी का पार्ट है ना। अब देखो, ये S1 में आ गए तीनों, है ना। अब देखो इनका कुछ का रेफरेंस चले गया, जैसे ये 8 और 9, है ना, तो 8 तो किसी काम का नहीं दिया हमारे, वो ईडन के बाद ही हमारे खत्म हो गया, तो हमने उसको हटा दिया, है ना। 9 जो है वो काम का हो गया, तो उसको S0 में लिया है, और इसमें से जो जो वेरिएबल काम के थे उनको हमने S0 में शिफ्ट कर दिया, और बचे हुए को गार्बेज कलेक्टर उठा के ले गया, है ना। और एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद, मतलब मान लो तुम्हारा जीसी चल गया 3 बार और तुम्हारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है 3, तो कोई ऑब्जेक्ट जीसी 3 बार चला और तीनों बार वो उसकी जो रेफरेंस वेरिएबल था वो प्रेजेंट था स्टैक में, तो उसको उठा के वो कहाँ रख देगा, ओल्ड जनरेशन में। फिर ये माइनर जीसी का पार्ट नहीं है, ये मेजर जीसी का पार्ट है, जो मेजर जीसी के टाइम ही चलेगा। So in a old generation, only the difference is that there is a major GC, because the GC in old generation wanted run too periodically. So in old generation, the GC runs less periodically as compared to young generation, and the object in the old generation are kind of big objects that are used too frequently. This might have a lot of reference pointing to them. Now let's come to a meta space. What will it store? जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया, देखो यार, है ना, ये जो हम्म, यहाँ होता है फ्रेंडन, इसका नाम बदल के आपको रख दिया गया है मेटा स्पेस। पहले शायद जावा 7 के पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, बिफोर जावा 7 इट इज कॉल्ड फ्रेंडन, बट नाउ इट इज कॉल्ड एज मेटा स्पेस, है ना। तो देखो, ये जो मेटा स्पेस है, इसमें क्या स्टोर करता है, हम क्लास वेरिएबल्स, क्लास मेटा डेटा, बेसिकली स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लास फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड, कॉन्स्टेंट्स हमारे। प्रायर टू जावा 8 there is a fixed space called paramgen, which used to store the data that is stored in the meta space, since it is not non-expandable. Once it filled, we will get out of memory error. But now from Java 8, metaspace is there, which is different from heap, and it is expandable. Okay. सो नाउ हम बात करते हैं कि देखो यार, गार्बेज कलेक्टर ऑब्जेक्ट को उठा के तो ले जाता है, पर वो पता कैसे करता है कि यार ये ऑब्जेक्ट को लेके जाना है और ये ऑब्जेक्ट को लेके नहीं जाना है। तो वो क्या करता है, मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम का यूज करता है। जैसे ही जीसी आएगा वो देखेगा कि अच्छा 10 ऑब्जेक्ट है, 10 में से उसने देखा कि यार ये अच्छा, जैसे कि मान लो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, 5 ऑब्जेक्ट है, चलो 5 को एलोकेटेड है ना, ये दो किसी काम के नहीं है, ये दो किसी काम के नहीं है, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को मार्क कर देगा, है ना। फिर वो क्या करेगा, स्वीप कर देगा, मार्क कर दिया उसने, फिर वो क्या करेगा, स्वीप करेगा, फिर वो क्या करेगा, मेमोरी को कॉम्पैक्ट करेगा, मतलब ये जो बीच में खाली जगह रह गई है ना, उसको ऐसे कर देगा, है ना। ये कॉम्पैक्ट को ऐसे समझाना बहुत मतलब गलत है, बट एक तरीके के यही कहेंगे, है ना। अब देखो वर्जन ऑफ जीसी, तो देखो यार जीसी गार्बेज कलेक्टर है ना, कोई एक मतलब एक तरीके से नहीं चलता, वो मल्टीपल तरीके से चल सकता है। अब सीरियल की बात करें, तो देखो पहले तुम्हारी जो मेथड से या जो भी तुम्हारी थ्रेड्स चल रहे थे वो चले, फिर जीसी चला, जीसी खुद एक थ्रेड है, तुमको पता होना चाहिए बात, गार्बेज कलेक्टर खुद एक थ्रेड है ना। पहले से कोई मेन थ्रेड चल रहा था, फिर जीसी चला, फिर मेन थ्रेड चला, फिर जीसी चला, तो इसमें क्या होता है ना यार, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये सिंगल थ्रेड है ना, तो हमारे जो एप्लीकेशन है उसको ये कहीं ना कहीं स्लो कर देता है ना। अब इसके बाद आता है पैरेलल जीसी। तो देखो पैरेलली थ्रेड्स को चलाता है ये सीपीयू के अंदर, तुमको सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। सो जीसी वर्क्स फास्ट, सो एप्लीकेशन जो है लेस पॉज होता है, पॉज तो होता ही है बट लेस होता है। इसके बाद आता है कॉन्करेंट मार्क एंड स्वीप। इन दिस जीसी विल ट्राई बेस्ट टू रन कॉन्करेंटली विदाउट एप्लीकेशन थ्रेड, without try to stop application thread, but there is no guarantee
इन दिस देयर इज नो मेमोरी कॉम्पैक्शन हैपनिंग। देखो, जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया था कि है ना, जीसी मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम का यूज करता है और वो क्या करता है कि कॉम्पैक्ट कर देता है, पर कॉन्करेंट मार्क एंड स्वीप में क्या होता है, वो कॉम्पैक्ट नहीं कर सकता। वो पैरेलली चलाता है, जो हमारे मेन थ्रेड से या जो भी थ्रेड्स हमने बना रखे उन सब के साथ ही चलाता है। इसके बाद क्या आ गया, जीवन गार्बेज कलेक्टर, जो कि सबसे नया है। इसके बाद में बहुत सारे गार्बेज कलेक्टर जावा 17 में भी आया था, जेड गार्बेज कलेक्टर, जो लो लेटेंसी हाई थ्रूपुट के लिए यूज होता है। तो अभी जीवन गार्बेज कलेक्टर बहुत फेमस है। दिस इज अ बेटर वर्जन ऑफ कॉन्करेंट मार्केट स्विफ्ट इन विच जीसी विल try not to stop the application thread and support memory compaction as well। तो देखो ये कैसे करता है कि मतलब स्टॉप नहीं करता और बेटर है कॉन्करेंट से। जो तुम्हारी हीप मेमोरी है ना, ये उसको डिवाइड कर देता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, और फिर उस स्मॉल पार्ट में वो गार्बेज कलेक्टर को रन करता है। पूरी मेमोरी मान लो तुम्हारी जो स्पेस है वो 3x3 की है, तो उसमें 9 ब्लॉक्स हो गए, है ना। तो वो पहले ब्लॉक में चेक करा, फिर तीसरे ब्लॉक में चेक करा, पांचवें ब्लॉक में चेक करा एक साथ, है ना। इन तीनों को छोड़ दिया, फिर बचे हुए को चेक करा। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा एप्लीकेशन पूरा एक साथ रुकता नहीं है ना। फिर currently Java 8 is using parallel GC. In the latest Java version, CMS मतलब concurrent market sweep and G1, there is a high chance that pause time is minimal and increased throughput and decreased latency, है ना। तो देखो यार, यही था गार्बेज कलेक्टर का लेन देन कि एट द एंड हम कितना बेटर परफॉर्मेंस दिलवा सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को, कैसे जो हमारा अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है जो मेमोरी के अंदर रखा है उसको गार्बेज कलेक्टर कैसे कलेक्ट कर लेता है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।